बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। आज का लेसन 6 चल रहा है और जो आज का टॉपिक है वो है यथार्थवाद और शिक्षा। आदर्शवाद की भांति यथार्थवाद के भी अनेक रूप हैं। इनमें से शिक्षा को मुख्य रूप से मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावाद यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद ने विरोध किया है। मानवतावादी यथार्थवाद मनुष्य की सुख सुविधा के साधनों एवं उपायों पर विचार करता है। यह ज्ञान को ज्ञान के लिए न मानकर ज्ञान को मनुष्य जीवन को सुगम बनाने के साधन के रूप में स्वीकार करता है। मानवतावादी यथार्थवाद ये मानते हैं कि प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य में जीवन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कला का समावेश है। अतः उसके अध्ययन से हमें यह सब सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुगम बनाना चाहिए। मानवतावादी यथार्थवादियों में इरेसमस, रेवले और मिल्टन मुख्य है। सामाजिकतावादी यथार्थवादी ये मानते हैं कि मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वह अपने समाज में समायोजन करे। इस विचारधारा के पोषक में लॉर्ड माउंटेन और लॉक मुख्य हैं। लॉक की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी कि प्रत्येक मनुष्य अपने पुत्र के लिए संपत्ति के अतिरिक्त ज्ञान, वस्तु जगत का वास्तविक ज्ञान और सदाचरण चाहता है, क्योंकि इन सबसे ही वह सुख प्राप्त कर सकता है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को वस्तु जगत के ज्ञान का द्वार मानते हैं, मुख्य साधन मानते हैं। इस विचारधारा के पोषकों में मूल कास्टर, बेकन, रटके और कमेनियस मुख्य हैं। इन विचारकों ने आदर्शवादी शिक्षा के स्थान पर यथार्थवादी शिक्षा का पूरा ढांचा तैयार किया। इनके बाद बर्ट्रैंड रसेल और व्हाइट हैंड आदि विचारकों ने यथार्थवादी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने में अपना योगदान दिया। यहाँ उस सब का क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत है। नंबर 1, शिक्षा का संप्रदाय। यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। यथार्थवादियों ने ज्ञान के लिए और ज्ञान मुक्ति के लिए इन सिद्धांतों का विरोध किया और ज्ञान जीवन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यूं अरस्तु का दार्शनिक चिंतन आदि आदर्शवादियों के अधिक निकट है, परंतु उनके शैक्षिक विचार यथार्थवादियों से बड़ा मेल खाते हैं। उनके शब्दों में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। कमेनियस शिक्षा द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास पर समान बल देते थे। उनके शब्दों में सामाजिक एवं वैश्विक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अंग्रेजी कवि मिल्टन ने उदार शिक्षा के स्वरूप को और विस्तृत किया और कहा कि भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस ज्ञान का जीवन में उपयोग करना भी आवश्यक है। उनके अपने शब्दों में, मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जीवन को सुखमय बनाना। यथार्थवादी जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते। वे मनुष्य को इस संसार का एक पदार्थ मानते हैं और उसके जीवन को एक प्रक्रिया। उनके अनुसार शिक्षा द्वारा हम मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में समायोजन कर सके और सुखपूर्वक जी सके। इसके लिए वे शारीरिक विकास, इंद्रियों के प्रशिक्षण, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। यही उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। हम इन उद्देश्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण। नंबर 2, मानसिक शक्तियों का विकास। नंबर 3, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान। नंबर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और नंबर 5, व्यावसायिक उन्नति। शिक्षा की पाठ्यचर्या। यथार्थवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य को इस जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। उनका मत है कि पाठ्यचर्या में वे ही विषय रखे जाएं जिनका इस जीवन से सीधा संबंध है और जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। क्योंकि प्राय सभी विषयों की कुछ न कुछ उपयोगिता है, इसलिए यथार्थवादी स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या में सभी विषयों को स्थान देते हैं। इनके द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या द्वारा, लेकिन सबसे अधिक बल ये व्यावसायिक शिक्षा, कृषि आदि पर बल देते हैं। इनके द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषयों एवं विज्ञान को प्रमुख इतिहास, भूगोल, कानून का गौड़ और साहित्य, कला, संगीत आदि को पूर्णतम स्थान दिया गया है। बेकन पाठ्यचर्या में सबसे प्रमुख स्थान विज्ञान को देते थे और उसके शब्दों में साहित्य और दर्शन को। कमेनियस चूंकि एक धार्मिक व्यक्ति थे, चर्च में पादरी थे, इसलिए वे स्कूली पाठ्यचर्या में
धर्म शिक्षा को भी स्थान देते थे, पर वे धर्म के इस जीवन में उपयोग करने पर बल देते थे, लोगों को सदाचारी और सेवक बनाने पर बल देते थे। यहाँ ये शंका उठ सकती है कि बच्चों पर इतने अधिक विषयों को लादकर यथार्थवादियों ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना की है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यथार्थवादी बच्चों को अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता अनुसार विषयों के चयन की छूट देते थे, पर हाँ, मातृभाषा और किसी व्यावसायिक शिक्षा को वे अनिवार्य मानते हैं। शिक्षण विधियाँ यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, इसलिए बच्चों की ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। इसके लिए कम्युनिस्ट ने शिशुओं की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। मिल्टन ने भ्रमण एवं यात्रा को महत्वपूर्ण बताया और लॉक ने निरीक्षण, देशाटन एवं अनुभव द्वारा सीखने की बात कही। ये बच्चों के मनोविज्ञान से भी परिचित है, इसलिए भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों को भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों से पढ़ाने पर बल देते हैं। यथार्थवादी वस्तुओं को अनुभूति का आधार मानते हैं, इसलिए इन्होंने वस्तुओं को शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। इनका स्पष्टीकरण है कि पदार्थ वास्तविक होते हैं और उनके प्रतीक, शब्द और पदार्थ को संयुक्त करने से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है। इसलिए पहले पदार्थ दिखाना चाहिए और फिर उसके लिए शब्द देना चाहिए। परिणामस्वरूप शिक्षा में 10 से सर्वे साधनों का प्रयोग होने लगा, भ्रमण को स्थान मिला और सह पाठ्यचारी क्रियाओं का महत्व बढ़ा। यथार्थवादी करके सीखने एवं स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला और प्रयोगशाला विधियों का महत्व बढ़ा। यथार्थवादी संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में देखते हैं, इसलिए ये सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ने पर बल देते हैं। इनके अनुसार इस विचार से सहसंबंध विधि को बढ़ावा दिया जाएगा। यथार्थवादियों ने हमें शिक्षण के अनेक सूत्र दिए हैं। रड के द्वारा विकसित शिक्षण सूत्रों में 3 सूत्रों का महत्व आज भी माना जाता है। ये सूत्र है: शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए, एक तथ्य स्पष्ट करने के बाद दूसरा तथ्य स्पष्ट किया जाए, और आवर्ती द्वारा ज्ञान अथवा क्रिया को सुदृढ़ किया जाए। कम्युनिस्ट ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। उनके द्वारा विकसित शिक्षण सूत्र हैं: ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान दिया जाए, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो, ज्ञान को रटाया न जाए, अपितु बच्चों के अपने अनुभवों के अनुसार उसे विकसित किया जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाया जाए, जो कुछ पढ़ाना हो उसका व्यवहारिक महत्व स्पष्ट हो और बच्चों को उसका प्रयोजन बता दिया जाए और बालकों को अभ्यास का अवसर दिया जाए। यथार्थवाद ने शिक्षण विधियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है और अब रटने के स्थान पर करके सीखने एवं स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाने लगा है। अनुशासन यथार्थवादी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से देने के पक्ष में है और इसके लिए विद्यालय में अनुशासन को आवश्यकता समझते हैं। अनुशासन से इनका तात्पर्य वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन से है। इनके अनुसार वह छात्र अनुशासित है जो विद्यालय के नियमों का पालन करता है और कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता, अपितु अपने को उस योग्य बनाता है कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके, परंतु बाहर से किसी प्रकार के दंड आदि के भय द्वारा अनुशासन स्थापित करने का ये विरोध करते हैं। ये बच्चों को ऐसा भौतिक पर्यावरण देना चाहते हैं कि उसमें रहते हुए वे एक व्यवस्था कायम रखना सीखें और वैसा करना उनका स्वभाव बन जाए और वैसा करने के लिए वे स्वयं सोचने लगें। शिक्षक यथार्थवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के महत्व को तो स्वीकार करते हैं, पर आदर्शवादियों की भांति उसे मुख्य स्थान नहीं देते। ये आदर्शवादी की भांति शिक्षक को पूर्ण व्यक्तित्व नहीं मानकर किन्हीं 1-2 विषयों में निष्णांत अथवा क्रियाओं में दक्ष व्यक्ति मानते हैं। यथार्थवादी शिक्षकों से ये आशा करते हैं कि वे बच्चों के सामने वस्तु एवं क्रियाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करें और उन्हें निरीक्षण एवं अनुभव करने तथा निर्णय लेने के अवसर प्रदान करें। इनके अनुसार इस प्रकार से विकसित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। आचरण आदि की शिक्षा देने के लिए ये पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसके लिए ये सबसे पहले शिक्षक की बात करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। इसके लिए ये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।